मुगलों से लड़ने के लिए महाराणा प्रताप जंगलों में फिरते रहे, घास की बनी रोटियां खाई, लेकिन झुके नहीं। प्रतिज्ञा ली कि चित्तौड़ को दोबारा जीतकर ही दम लेंगे। महाराणा प्रताप की वीरता के किस्से हमने आपने कई बार सुने हैं, लेकिन फिर एक सवाल है, महाराणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर के बीच दुश्मनी कैसे पैदा हुई? इस सवाल का जवाब छुपा है एक दुर्ग में, एक ऐसा दुर्ग जिसे कभी अभेद माना जाता था, लेकिन जिस तरह हर चमकती चीज पर अभिशाप होता है कि वो सबसे पहले हमलावरों की नजर में आएगी, यही चित्तौड़गढ़ दुर्ग के साथ हुआ। इसी चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया, जिसकी कहानी हमें रानी पद्मिनी के जौहर के रूप में सुनाई जाती है। लेकिन ये आखिरी बार नहीं था कि चित्तौड़गढ़ में जौहर किया गया हो। चित्तौड़गढ़ पर 3 बार हमला हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के बाद 1535 में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ पर हमला किया। बहादुर शाह लौट गया, लेकिन इसके कुछ दशक बाद चित्तौड़गढ़ मुगल की नजर में आ गया। मुगल बादशाह अकबर मेवाड़ पर कब्जा चाहते थे ताकि उन्हें दिल्ली से गुजरात के बंदरगाहों तक सीधा रास्ता मिल जाए। इस अभियान में सबसे बड़ा कांटा था चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ पर महाराणा प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह का शासन था। उन्हें जैसे ही खबर मिली कि अकबर चित्तौड़गढ़ पर कब्जा करने आ रहा है, वो अपने खास सिपाही सलारों के साथ उदयपुर चले गए और अपने 2 सरदारों को चित्तौड़गढ़ की जिम्मेदारी सौंप दी। 23 अक्टूबर 1567 वो तारीख थी जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर डेरा डाला और दुर्ग को चारों तरफ से घेर लिया। यहां से शुरू हुई एक मुहिम जो 6 महीने तक चली। इसी दौरान कभी राजपूतों का पड़ला भारी होता तो कभी मुगलों का। कहीं सुरंगें खोदी जा रही थी तो कहीं मजदूरों को चांदी से खरीदा जा रहा था। इसके बाद भी मुगल सेना को दुर्ग भेदने के लिए नाकों चने चबाने पड़े। अकबर ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर कैसे कब्जा किया? क्या थी उन 2 राजपूत सरदारों की कहानी जिनकी वीरता ने अकबर को इतना प्रभावित किया, उन्हें खुद उनकी मूर्तियां अपनी महल के आगे लगवाए। चित्तौड़गढ़ पर मुगल कब्जे की कहानी है, जिसे चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका कहा जाता है। जानेंगे आज के एपिसोड में। अपनी किताब अल्लाहू अकबर अंडरस्टैंडिंग द ग्रेट मुगल इन टुडेज इंडिया में लेखक मणिमुग्ध शर्मा लिखते हैं, मेवाड़ कैंपेन के दौरान हमें अकबर की राजनीतिक प्रबंधक का एक अच्छा उदाहरण मिलता है। अकबर की उम्र उस समय करीब 25 साल थी, लेकिन मेवाड़ पर हमले के दौरान उन्होंने कोई जल्दीबाजी नहीं दिखाई। वो एक एक कर रास्ते में पड़ने वाले दुर्ग को जीतते गए और हर दुर्ग पर अपना एक नुमाइंदा तैनात करते गए। इसमें हुआ ये कि मेवाड़ कैंपेन के दौरान उन्हें कभी ये डर नहीं लगा कि पीछे से कोई हमला कर देगा। आगरा में कैंपेन की शुरुआत कर सबसे पहले मुगल सेना ने हिंदवाड़ा में डेरा डाला। यहाँ के दुर्ग पर उन्होंने नज बहादुर को तैनात किया और खुद आगे कोटा बढ़ गए। कोटा में उन्होंने मोहम्मद कंधारी के नेतृत्व में अपनी एक टुकड़ी तैनात की। इसके बाद एक एक कर उन्होंने गागोन और मंडलगढ़ के दुर्ग अपने कब्जे में किए। ये दुर्ग कब्जे में आ गए तो अकबर ने तय किया कि तेजी से चित्तौड़गढ़ पर धावा बोलेंगे। इसके पीछे उनकी मंशा थी राणा उदय सिंह को प्रलोभन देना। अकबर को लगा कि शायद महाराणा ऐसे मौका समझकर मुगल सेना पर हमला करने की कोशिश करेंगे, लेकिन महाराणा उदय सिंह अकबर के इस जाल में नहीं फंसे। वो अपने परिवार को लेकर दुर्ग से निकल गए और जंगलों के रास्ते उदयपुर की तरफ बढ़ गए। पीछे उन्होंने अपने धुरंधर सरदार उजैमल राठौर और पत्ता सिसोदिया को दुर्ग की जिम्मेदारी सौंप दी। इसके अलावा उन्होंने दुर्ग के आसपास की जमीन को रौंद डाला ताकि वहां मुगल सेना को घास का एक तिनका भी ना मिले। अंदर राशन का भंडार था जो हजारों लोगों को महीनों तक खाना खिला सकता था। मुगल सेना जब दुर्ग पर पहुंची, महाराणा उदय जंगलों की तरफ निकल चुके थे। अकबर ने उनका पीछा न कर दुर्ग की घेराबंदी करनी उचित समझी। हालांकि चित्तौड़गढ़ का दुर्ग तब तक 2 बार फतह किया जा चुका था, लेकिन फिर भी मुगल सेना के लिए दुर्ग की चढ़ाई एक टेढ़ी खीर थी। दुर्ग की ऊंचाई से आती हुई सेना को दूर से देख सकते थे। द आईने अकबरी में अब्बुल फजल लिखता है, मुगल सेना के चित्तौड़ पहुंचते ही धरती हिलने लगी। भयंकर तूफान आया। इसके बावजूद मुगल सेना दुर्ग की घेराबंदी करने में कामयाब रही। अगली सुबह खुद अकबर घोड़े पर चढ़े और आसपास के पहाड़ी से दुर्ग का मुआयना किया। गोलाई में दुर्ग 13 किलोमीटर तक फैला हुआ था, जिसे भेदना अति दुर्लभ काम। नेपोलियन ने एक बार कहा था, युद्ध में ईश्वर उसके तरफ होता है जिसके पास मजबूत आर्टिलरी होता है। अकबर आर्टिलरी का महत्व जानते थे।
इसलिए उन्होंने अतिरिक्त तोपें मंगवाकर दुर्ग के आगे खड़ा करवा दिया। इस काम में उन्हें पूरा 1 महीना लगा। उसके बाद मुगल ने दुर्ग पर गोले बरसाना शुरू किए, लेकिन उस अभेद दुर्ग के सामने तोप के गोले रुई की पाई साबित हो रहे थे। अब्बुल फजल ने लिखा कि मुगल सेना की कई टुकड़ियों ने बारी बारी से दुर्ग पर धावा बोला, लेकिन दुर्ग पर कोई असर नहीं हुआ। उधर दुर्ग की सुरक्षा में लगे राजपूत सैनिक ऊंचाई से तीरों की वर्षा कर रहे थे, जिसके निशाने पर आकर मुगल सैनिक मरते जा रहे थे। अपनी फौज का यह हश्र देखकर अकबर ने राजनीति को चेंज किया और एक नया प्लान बनाया। नए प्लान के तहत दुर्ग के नीचे से 2 सुरंगें बनानी थी, जिनमें बारूद भरकर विस्फोट किया जाता और दुर्ग की दीवार ढह जाती। लेकिन काम इतना आसान नहीं था। सुरंग बनाने में लगे मजदूरों पर लगातार राजपूत सैनिक द्वारा हमला हो रहा था। हर रोज 200 मजदूर मारे जा रहे थे, फिर भी वो लोग पीछे नहीं हटे। वजह था अकबर ने उन्हें सोने और चांदी से तौल दिया था। सुरंग बनाने का काम 2 लोगों के मत्थे था, राजा टोडरमल और कासिम खान। दोनों निर्माण के काम में माहिर थे। बड़ी मुश्किल से दुर्ग के दीवार तक पहुंचने का रास्ता बनवाया, जो 2 तरफ से मिट्टी का दीवार से ढका हुआ था। यह रास्ता इतना चौड़ा था कि इसमें एक साथ 10 सैनिक चल सकते थे और ऊंचाई इतनी थी कि एक हाथी पार हो सके। इस बीच जैसे जैसे मुगल सेना निर्माण को आगे बढ़ा रहे थे, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बैठे सरदारों को अंदाजा होने लगा था अब किसी भी दिन मुगल आर्टिलरी दुर्ग के दीवारों के एकदम नजदीक आ पहुंचेगी। इस काम के लिए मुगल सेना ने एक बड़ी सी तोपें तैनात की हुई थी। हालात की नजाकत को देखते हुए उजैमल राठौर ने अकबर से समझौता करना उचित समझा और अपने 2 नुमाइंदों को अकबर के पास सुलह के लिए भेजा। दोनों अकबर से मिलने पहुंचे और उनके सामने प्रस्ताव रखा। अगर अकबर दुर्ग की घेराबंदी छोड़ दे तो राजपूत अकबर को आधिपत्य स्वीकार कर लेंगे, साथ ही सालाना पेशगी भी भेजा करेंगे। अकबर इसके लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने मांग रखी, खुद महाराणा उदय सिंह को उनके सामने लाना होगा। राजपूत सरदारों को यह शर्त हरगिज मंजूर नहीं थी। चित्तौड़गढ़ के पास अब युद्ध के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। जंग के ऐलान के साथ राजपूत सैनिकों ने मुगलों पर ताबड़तोड़ हमले की शुरुआत कर दी। यह हमला इतना भीषण था कि कई बार अकबर हमले की चपेट में आने से बाल बाल बचे। मणिमुग्ध शर्मा अपनी किताब में लिखते हैं कि इस युद्ध में कई मुसलमान भी राजपूतों की तरफ से लड़ रहे थे और चूंकि अकबर ने इस जंग को धार्मिक रंग दे रखा था तो वो इन सैनिकों से विशेष रूप से गुस्सा थे। राजपूताना गुट को लीड करने वाले एक आदमी का नाम था इस्माइल। एक रोज जब अकबर दूसरे जंग पर निगरानी रख रहे थे, इस्माइल का बंदूक का निशाना उनके खास नौकर जलाल खान को लगा। यह देखकर अकबर को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने इस्माइल को खुद मारने का निर्णय लिया। इसके बाद अकबर के निशाने से ही इस्माइल की मौत हुई थी। लड़ाई कई हफ्तों से चल रही थी। मुगल सैनिक एक एक कर दुर्ग पर खड़े राजपूत सैनिकों को निशाना बना रहे थे, लेकिन यह सब किसी काम नहीं आ रहा था। मुगल सैनिक जितनी बार दुर्ग की दीवार को नुकसान पहुंचाते, उतनी ही तेजी से उनकी मरम्मत भी हो जाती। अंत में अकबर ने अपने सैनिकों को दुर्ग की नींव में बारूद भरने का हुक्म दिया। 17 दिसंबर के दिन यह काम हुआ। पहले विस्फोट में दुर्ग का एक हिस्सा ढह गया। उसके ऊपर तैनात सैनिक मारे गए। यह देखकर उत्साह से भरी मुगल टुकड़ियों ने धावा बोल दिया और इस चक्कर में ध्यान नहीं दिया कि एक विस्फोट होना बाकी है। जैसे ही मुगल सैनिक दुर्ग के पास पहुंचे, दूसरा विस्फोट हो गया और 200 सैनिक मौके पर ही मारे गए। साथ ही पास खड़े 40 सैनिक भी मलबे की जद में आ गए। इस हो हंगामे के बीच मुगल सेना में अफरा तफरी मच गई और दुर्ग में हुए सुराग का फायदा नहीं उठा पाए। राजपूत सैनिक ने रातों रात दीवार को दोबारा खड़ा कर दिया। इस फेलियर से मुगल फौज में हताशा फैल गई। अकबर ने फैसला किया कि वो अपने पुराने प्लान के मुताबिक ही चलेंगे। जिस रास्ते का निर्माण कराया जा रहा था उसे पूरा किया गया। ये रास्ता चारों तरफ से ढका हुआ था और सिर्फ आगे और पीछे से उसका मुंह खुला था। अकबर ने छज्जे की सुरक्षा में कई तोपें लगाई और 22 फरवरी के दिन जोरदार हमला कर दिया। चारों तरफ से हुए इस हमले में दुर्ग के कई जगह सुराग हो गए। राजपूत सैनिक इन छेदों को भरने के लिए खुद को उसके आगे खड़ा कर दिया। अकबर ने देखा कि राजपूत सैनिक की अगुवाई करने वाला एक शख्स था, जिसने जंजीर से बना एक कवच पहना हुआ था। कवच के ऊपर छाती बंद लगा हुआ था।
जिसे हजार मिखी कहते थे। हजार मिखी यानी हजारों किले। इस पहनावे का मतलब था एक खास ओहदा। अकबर को उस समय तो एहसास नहीं हुआ कि ये कौन है, लेकिन उसे निशाना बनाने के लिए वो अपनी पसंदीदा तोप पर सवार हो गए, जिसका नाम था संग्राम। अकबर का गोला ठीक निशाने पर लगा। कुछ देर में अकबर के पास एक सरदार दौड़ता हुआ आया। उसने खबर दी कि दुर्ग के अंदर आग की लपटें उठ रही है। अकबर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी पास में खड़े राजा भगवान दास ने अकबर को बताया कि राजपूत स्त्रियों का जौहर है और इसका मतलब है कि राजपूत अपनी आखिरी लड़ाई यानी साका की तैयारी कर चुके हैं। अगली सुबह अकबर को पता चला कि तोप का निशाना जिसको लगा वो कोई और नहीं, राजपूत सरदार उजैमल राठौर थे। उजैमल राठौर की मृत्यु के साथ ही राजपूत सरदारों ने जान की परवाह किए बिना मुगलों पर हमला कर दिया। मुगल सैनिक अब तक दुर्ग के अंदर घुस चुके थे। अकबर खुद एक हाथी पर चढ़े और दुर्ग के अंदर दाखिल हो गए। करीब 300 हाथियों ने दुर्ग के अंदर तबाही मचानी शुरू कर दी। राजपूत सैनिक ने इनमें से कई हाथियों की सूंड काट डाली। अकबर के सामने एक राजपूत सरदार लाया गया, जिसे हाथियों से कुचल डाला गया। ये सरदार पत्ता सिसोदिया थे। कुछ देर में उन्हें मार डाला गया। दुर्ग के अंदर 8000 सिपाहियों के अलावा 40,000 आम लोग थे। अबू फजल ने लिखा है कि इन लोगों ने राजपूत सेना का साथ दिया, जिसके चलते 30,000 की संख्या में मार दिया गया। 5 महीने तक चली इस जंग के बाद फरवरी के आखिरी हफ्ते में अकबर ने चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। इसके बाद वो अजमेर के मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह दर्शन के लिए चले गए। अजमेर में ही इस जीत के नाम पर फतहनामा जारी किया गया। आगरा लौटने के बाद अकबर ने इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए राजपूत सरदार उजैमल राठौर और पत्ता सिसोदिया की मूर्तियां फतेहपुर सीकरी में लगवाई। हालांकि मेवाड़ से उनकी जंग जारी रही। महाराणा उदय सिंह के बाद महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी में मुगल सेना का सामना किया और आगे कई सालों तक मुगल सेना के लिए सरदर्द बने रहे।